Hello everyone and welcome to Jokta Academy. Today we are going to discuss HS Prelim Aptitude Test जो अभी रिसेंटली हुआ है, उसमें जो इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन पार्ट था, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. हम जो यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 31 to 35, ये है सीरीज सी. सीरीज सी में सबसे पहले था पैसेज. अब देखिए, पैसेज को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं. एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज में ये होता है कि पहले आप पैसेज को पढ़ते हो, फिर आप क्वेश्चंस को देखते हो एंड देन यू सॉल्व देम. अब एंटी क्लॉकवाइज में ये होता है कि सबसे पहले हम क्वेश्चंस को देखते हैं और उसके बाद हम पैसेज को पढ़ते हैं और साथ साथ में ही हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व होते जाते हैं. आप किसी भी टेक्निक का यूज कर सकते हो. वैसे जब हमारे पास टाइम बहुत कम हो तो हम एंटी क्लॉकवाइज वाली जो टेक्निक है उसको यूज करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस पैराग्राफ. देखिए, ये जो पैराग्राफ था ये बहुत ही इजी पैराग्राफ था और इसके जो क्वेश्चंस थे वो भी बहुत ज़्यादा आसान थे. सो लेट्स स्टार्ट. द पैसेज इज वन ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ द रिसर्च इनटू सक्सेसफुल लीडरशिप इज द फैक्ट दैट रिस्पेक्ट इज ऑलवेज अ टू वे स्ट्रीट. कहता है कि जो सक्सेसफुल लीडरशिप के ऊपर जितनी भी रिसर्च की गई है उसमें यह पाया गया है कि जो टू वे, जो दैट लीडरशिप इज अ फैक्ट दैट रिस्पेक्ट is always a two way communication. अब क्या है, जो हमारे पास कीवर्ड्स हैं उनको हम अंडरलाइन करते जाएंगे. टू वे स्ट्रीट. ये बोल रहा है कि जो रिस्पेक्ट है वो क्या है, टू वे स्ट्रीट. टू वे स्ट्रीट का मतलब है इट्स गिव एंड टेक. गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट. No matter how powerful you are, no matter what your experience, skills and accomplishments, you will not be respected by others if you consistently treat them disrespectfully. कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने पावरफुल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें कितना एक्सपीरियंस है, तुम कितने ज़्यादा अकम्प्लिश्ड हो किस काम को लेकर. अगर तुम दूसरे लोगों की, अपने क्लीग्स की, अपने सब ऑर्डिनेट्स की डिसरेस्पेक्ट करते हो तो कोई भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा. नेक्स्ट देखिए, फ्रेंडलीनेस दैट इज treating others politely and showing interest in them is a way of showing your respect for other people and in return they respect you. ये बोल रहा है कि जो फ्रेंडलीनेस है, फ्रेंडलीनेस क्या है, फ्रेंडलीनेस की यहाँ पर इन्होंने एक डेफिनेशन दी है कि ट्रीटिंग अदर्स पोलाइटली एंड शोइंग इंटरेस्ट इन देम. तो कहते हैं कि फ्रेंडलीनेस इज अ वे ऑफ शोइंग योर रिस्पेक्ट फॉर अदर पीपल. फ्रेंडलीनेस क्या है, एक तरीका है दूसरे लोगों को तुम्हारी रिस्पेक्ट शो करने का एंड इन रिटर्न दे रिस्पेक्ट यू. और अगर आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो तो वो भी आपकी क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे. इफ एज अ मैनेजर यू आर रेस्पेक्टेड, योर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस स्ट्रेटेजी विल बी एक्सेप्टेड एज अ सिंसियर अटेम्प्ट टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स रेदर देन अ मीन स्पिरिटेड अटेम्प्ट टू कॉज प्रॉब्लम. कहते हैं कि अगर एज अ मैनेजर, अगर तुम्हारी कोई इज्जत करता है, तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है, तो जो भी तुम्हारी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस स्ट्रेटेजी होगी वो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा. कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा, एज अ सिंसियर अटेम्प्ट टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स. कि प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए एक सिंसियर अटेम्प्ट माना जाएगा रेदर देन अ मीन स्पिरिटेड attempt to cause problems. अगला बोल रहे हैं कि as important as friendliness is, I want to make sure that you are not misled into believing that friendliness will replace you or correct poor management. ये जो पैराग्राफ है इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये कह रहा है कि फ्रेंडली, जहां पर फ्रेंडलीनेस की बात है, अगर हम उसकी बात करें तो कहते हैं कि आई वॉन्ट टू मेक यू श्योर, मैं इस बात से आपको श्योर करना चाहता हूं कि फ्रेंडलीनेस का मतलब ये नहीं है कि यदि तुम्हारी जो मैनेजमेंट है वो पुअर है उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा. क्लियर. आई हैव सीन इफेक्टिव मैनेजर्स हु डिडंट यूज दिस फ्रेंडलीनेस एलिमेंट बट कुड हैव बीन मोर इफेक्टिव इफ दे डिड यूज इट. ये बोल रहे हैं कि मैंने ऐसे बहुत सारे मैनेजर्स देखे हैं जिन्होंने फ्रेंडलीनेस को यूज नहीं किया, ठीक है, बट कुड हैव बीन मोर इफेक्टिव. पर कहता है कि वो और भी ज्यादा इफेक्टिव हो सकते थे यदि उन्होंने फ्रेंडलीनेस को यूज किया होता. आई हैव सीन वेरी फ्रेंडली मैनेजर्स हु वर इनइफेक्टिव बिकॉज दे वर नॉट डूइंग इफेक्टिव मैनेजमेंट थिंग्स. कहता है मैंने ऐसे बहुत सारे मैनेजर्स देखे हैं जो फ्रेंडली थे परंतु उनकी जो मैनेजमेंट थी वो बहुत ज्यादा इनइफेक्टिव थी. In other words, managers who intervene effectively in a friendly way are always more effective than managers who intervene effectively
इन अ नॉन फ्रेंडली वे। अब ये कह रहा है कि ऐसे मैनेजर्स जो फ्रेंडली वे में इंटरवीन करते हैं उनकी जो मैनेजमेंट है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है रेदर देन दोज हु डोंट यूज दिस फ्रेंडली वे, मींस दे यूज द नॉन फ्रेंडली वे। मेंटेनिंग अ फ्रेंडली रिलेशनशिप इज अनदर पार्ट ऑफ मेंटेनिंग वर्क परफॉर्मेंस। ये कह रहा है कि यदि हम अपने वर्किंग प्लेस पे अच्छी फ्रेंडली एक जो रिलेशनशिप है उसको मेंटेन करते हैं, इसका मतलब है जो हम वर्क परफॉर्मेंस है उसको भी हम मेंटेन कर रहे हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स यू अवॉइड हैविंग पीपल ट्राई टू हर्ट यू बिकॉज दे डोंट लाइक यू। ये कहता है उस सिचुएशन को हैंडल करता है जहां पर ऐसी सिचुएशन होती है कि लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। क्लियर? सो लेट्स गो टू द क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज फाइंडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेसफुल लीडरशिप। The question is, what is the finding in respect of successful leadership? Successful leadership में क्या चीज है? What are the findings? Option 1 is, A option is respect depends on the skills of a leadership. Respect comes out of respect. Respect depends upon achievements. Respect depends on purpose. अब देखिए अगर हम एक पैराग्राफ के ऊपर जाएं तो क्या बोल रहा था ये कि respect is a two-way street. Means इट्स अ गिव एंड टेक। और यदि हम क्वेश्चन के ऊपर जाए, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमारे पास, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। रिस्पेक्ट कम्स आउट ऑफ रिस्पेक्ट। यदि आप दूसरे इंसान की इज्जत करोगे तो आपको भी इज्जत मिलेगी, आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। 32 क्वेश्चन इज द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस स्ट्रेटेजी यूज्ड बाय द रिस्पेक्टेड मैनेजर्स इज, हाँ जी ऑप्शंस हैं, एन अटेम्प्ट टू बिकम पंक्चुअल, एन अटेम्प्ट टू कॉज ट्रबल, एन अटेम्प्ट टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड एन अटेम्प्ट टू बिकम सीरियस। लेट्स गो टू द पैसेज। हाँ जी ये देखिए जरा, if as a manager you are respected, your preventive maintenance strategy will be accepted as a sincere attempt to resolve the problems. So if you go, what is the correct answer? The correct answer is C, an attempt to resolve the problems. The next question is, the above passage highlights which of the following features of a successful leadership? First option is reciprocity of a leader, dependence of the leader, freedom of leader और unconcern of the leader। देखिए पहला है रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है पारस्परिकता। पारस्परिक होता है रेसिप्रोकल, मींस गिव एंड टेक, एक हाथ से लो एक हाथ से दो। तो फर्स्ट इज रेसिप्रोसिटी ऑफ अ लीडर। देखिए हमने पढ़ा था कि रिस्पेक्ट क्या है, रिस्पेक्ट एक गिव एंड टेक, इट्स अ टू वे स्ट्रीट। क्लियर? तो उसके हिसाब से हमें आगे वाले ऑप्शंस पे जाने की जरूरत ही नहीं है। द करेक्ट आंसर इज योर ए ऑप्शन, रेसिप्रोसिटी ऑफ अ लीडर। 34th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द अबव पैसेज इन मैनेजमेंट फ्रेंडलीनेस मीन्स। हाँ जी फ्रेंडलीनेस का मतलब क्या था? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्टिंग इनइफेक्टिव मैनेजमेंट। क्या फ्रेंडलीनेस है, क्या वो इनइफेक्टिव मैनेजमेंट को करेक्ट कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हमने ऐसे बहुत सारे मैनेजर्स देखे हैं जो फ्रेंडली वे का यूज करते हैं बट उनकी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इनइफेक्टिव है। क्यों है? क्योंकि वो बहुत इनइफेक्टिव थिंग्स करते हैं अपनी मैनेजमेंट में। रिप्लेसिंग पुअर मैनेजमेंट, ये भी देखिए साफ साफ पैसेज में ये बात कही गई थी कि जो फ्रेंडलीनेस है वो पुअर मैनेजमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकती। ये देखिए इस वाली लाइन में लिखा हुआ था कि एज इंपॉर्टेंट एज फ्रेंडलीनेस इज, आई वांट टू मेक यू श्योर दैट यू आर नॉट मिसलेड इनटू बिलीविंग दैट फ्रेंडलीनेस विल रिप्लेस और करेक्ट पुअर मैनेजमेंट। इट मींस तो ये ऑप्शन भी हमारे पास एलिमिनेट होगी। एंड अगला है मेकिंग मैनेजमेंट इनइफेक्टिव। क्या ये मैनेजमेंट को इनइफेक्टिव बनाता है? नहीं। तो करेक्ट आंसर इज द लास्ट ऑप्शन, मेकिंग मैनेजमेंट इफेक्टिव। जो फ्रेंडलीनेस है वो हमारी मैनेजमेंट को क्या करता है? इफेक्टिव बनाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज इज। अब देखिए हमने क्या पढ़ा है इसमें हमने यही पढ़ा कि जो फ्रेंडलीनेस है वो हमारी मैनेजमेंट को बेटर बनाती है और रिस्पेक्ट एक हमारे पास एक ऐसा तरीका है, अगर हम रिस्पेक्ट किसी की करेंगे तो हमारी भी उसमें रिस्पेक्ट होगी। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, फर्स्ट इज फ्रेंडलीनेस इंप्रूव्स वर्क एथोस। फ्रेंडलीनेस इज ऑब्नॉक्शियस। पहला है फ्रेंडलीनेस इंप्रूव्स वर्क एथोस। बिल्कुल ऐसा पैसेज में कहा गया था कि जो फ्रेंडलीनेस है वो वर्क एथोस को इंप्रूव करता है, क्योंकि यदि हम फ्रेंडली मैनर में बिहेव करते हैं तो हमारी जो मैनेजमेंट है वो बेटर हो सकती है। बहुत आसान
तरीके से एक फ्रेंडली जो एनवायरनमेंट है वो अपनी वर्किंग प्लेस पे क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा है फ्रेंडलीनेस इज ऑब्नॉक्शियस। ऑब्नॉक्शियस होते हैं विच इज हार्मफुल, तो ये हार्मफुल नहीं है हमारे लिए। फ्रेंडलीनेस अवॉइड इंसल्ट्स, ऐसा भी नहीं है। फ्रेंडलीनेस इज डिटरमिनेंटल टू द मैनेजमेंट, ये ऑप्शंस भी गलत है हमारे पास। द करेक्ट आंसर इज फ्रेंडलीनेस इंप्रूव्स द वर्क एथोस। तो ये था हमारे पास 31 to 35 क्वेश्चंस। अगेन फिर से 31st का बी, 32 का सी, 33 का इट्स ए एंड 34 का इट्स डी एंड 35 का इट्स ए। अब हमारे पास देखिए 5 क्वेश्चंस थे हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स के। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आए थे। इनफैक्ट काफ़ी टाइम से कम्युनिकेशन स्किल्स हमने एग्जाम में नहीं देखे थे, और एज वी कैन सी कि इस बार का जो पैटर्न था वो बहुत ही ज़्यादा अलग था और पैटर्न डे बाय डे चेंज हो रहा है। क्लियर? और कम्युनिकेशन स्किल्स में देखिए कम्युनिकेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन बोथ डैश एंड द रिसीवर ऑफ द मैसेज नो द लैंग्वेज कोड। देखिए जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, अगर हम एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें, कम्युनिकेशन में हमारे पास देखिए एक हमारे पास क्या होता है, सेंडर होता है, एक हमारे पास क्या होता है, रिसीवर होता है, और बीच में क्या होता है, मीडियम होता है। सेंडर क्या करता है, सेंडर रिसीवर के पास कुछ मैसेज भेजता है जो एक कोड लैंग्वेज में होता है, और रिसीवर में क्या होता है, रिसीवर उस चीज को रिसीव करता है। जो ट्रांसमिटेड जो इंफॉर्मेशन होती है, ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन मींस, अब देखिए यहां पर क्या किया था, यहां पर इन्होंने यहां पर सेंडर न लिखकर हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हैं इन्होंने, ट्रांसमीटर, ट्रांसजेंडर, क्यूरेटर एंड लिसनर। अब देखिए पहले हम बात करते हैं लिसनर की। लिसनर क्या हुआ, जो सुनता है। अब इसमें क्या हुआ, जो मैसेज को सेंड कर रहा है वो सेंडर है। अब लिसनर तो नहीं है, तो लिसनर ऑप्शन तो गई। बी ऑप्शन थी हमारे पास ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर तो यहां पर हो ही नहीं सकता, ये तो कॉन्सेप्ट ही कुछ और है। क्यूरेटर, क्यूरेटर कौन होता है, क्यूरेटर एक ऐसा इंसान होता है जो म्यूजियम जो होता है हमारे पास, संग्रहालय, उसकी जो देख रेख जो करता होता है उसको हम क्यूरेटर बोलते हैं। तो ये ऑप्शन भी बची हमारे पास ट्रांसमीटर, तो ट्रांसमीटर इज द करेक्ट आंसर। ट्रांसमीटर क्यों, क्योंकि देखिए ट्रांसमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हम ट्रांसफर करते हैं डिजिटल लैंग्वेज में, और यहां पर रिसीवर के पास जाके उसको फिर से डिकोड किया जाता है। तो यहां पर ट्रांसमीटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन विद वंस ओन सेल्फ। One's own self is called, first is auto information, renunciation and internal monologue और internal dialogue। अब ऑटो इन्फॉर्मेशन क्या होता है, ऑटो इन्फॉर्मेशन इज इंफॉर्मेशन विच इज ऑटो जनरेटेड, किसी भी चीज में, किसी भी सॉफ्टवेयर में या किसी भी एक मीडियम से जो इन्फॉर्मेशन खुद बेखुद जनरेट हो रही है उसको बोलते हैं ऑटो इन्फॉर्मेशन। दूसरा है रिनंसिएशन, रिनंसिएशन तो बिल्कुल ही गलत है यहाँ पर। अगला है इंटरनल मोनोलॉग एंड इंटरनल डायलॉग। देखिए जितने भी एस्पिरेंट्स थे उनके लिए दो ऑप्शंस को एलिमिनेट करना बहुत ही आसान था। सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही थी टू ऑप्शंस में, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। देखिए इसमें बिल्कुल ही बहुत माइनर सा डिफरेंस है दोनों में, मोनोलॉग और डायलॉग। देखो मोनो का मतलब होता है सिंगुलर, डाय का मतलब होता है टू। मोनोलॉग होता है जो एक ही इंसान बात कर रहा होता है उसको मोनोलॉग बोलते हैं। डायलॉग होता है दो इंसानों के बीच में जो कन्वर्सेशन होती है, परंतु इसके आगे एक वर्ड का यूज किया गया दैट इज इंटरनल। अब इंटरनल मोनोलॉग की यदि हम बात करें, हाँ जी, इंटरनल मोनोलॉग और इंटरनल डायलॉग। इंटरनल मोनोलॉग क्या होता है, इंटरनल मोनोलॉग और द नेचुरल थॉट प्रोसेस दैट कम्स इन द माइंड ऑफ एवरीवन। हमारे दिमाग में जितने भी थॉट्स चल रहे होते हैं, चाहे हम वेदर वी आर स्लीपिंग और वेदर वी आर अवेकन, तो इसमें क्या है कि जो भी हमारे दिमाग में नेचुरली जो थॉट्स चल रहे हैं उसको हम इंटरनल मोनोलॉग बोलते हैं। क्लियर? और इंटरनल डायलॉग क्या होता है, इंटरनल डायलॉग वो होता है जब हम एक थॉट हमारे दिमाग से निकल रहा है, एक हम खुद बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारा एग्जाम हुआ है, एग्जाम के बाद आप खुद से बात करते हो कि यार काश मैंने ये क्वेश्चन ऐसे किया होता है, काश मैंने इसको ऐसे कर दिया होता है। मतलब आप मन में ही बात कर रहे होते हो। जब आप खुद से ऐसे बात कर रहे होते हो तो वो जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल डायलॉग। सो हियर डी इज द करेक्ट आंसर। सो 37th का द करेक्ट आंसर इज डी, इंटरनल डायलॉग। अब 30th क्वेश्चन है, अ गुड कम्युनिकेटर बिगिंस हिज और हर प्रेजेंटेशन विद अ। एक अच्छा जो कम्युनिकेटर होता है वो अपनी प्रेजेंटेशन किस चीज से शुरू करता है, कौन
हाँ जी, द फर्स्ट क्वेश्चन वाज द रेपिटेटिव फ्रेज। रेपिटेटिव फ्रेज होता है एक ऐसा फ्रेज जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं, ऐसा कोई भी फ्रेज जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं। दूसरा है आइस ब्रेकर। आइस ब्रेकर का मतलब क्या होता है? आइस ब्रेकर हम बोलते हैं कि टू ब्रेक द आइस। यदि आपने इडियम एंड फ्रेजेस पढ़े हो तो टू ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं चुप्पी तोड़ देना। तो एक अच्छा जो कम्युनिकेटर होता है तो वो क्या करता है? वो हमेशा ही ऑलवेज और शी ऑलवेज स्टार्ट्स कम्युनिकेशन विद आइस ब्रेकर। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, इज इट क्लियर? नॉन सिक्विटर। नॉन सिक्विटर क्या होता है? नॉन सिक्विटर इज अ वेरी एब्सर्ड एंड वेरी इलॉजिकल मैनर। बहुत ही हास्यप्रद एक बात होती है, जैसे जनरली जो बहुत ही हम बोलते हैं पुअर जोक्स, जो पुअर जोक्स टाइप के होते हैं उनके लिए हम एक डायलेक्टिकली और कोलोक्वली हम एक वर्ड का यूज कर लेते हैं जिसका नाम है नॉन सिक्वेटर। और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो गया, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन, बहुत ही घुमा फिरा के जो क्वेश्चन पूछा होता है। तो जो हमारा कम्युनिकेशन होता है ना तो उसमें रेपिटेटिव फ्रेज यूज होता है पहले, ना ही नॉन सिक्वेटर होता है और ना ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होता है। इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद एन आइस ब्रेकर। सो हियर बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 39 is, which of the following factors is responsible relatively for faster or prompt communication of the culture in cities? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है बहुत जल्दी और एक प्रॉम्प्ट कम्युनिकेशन के लिए किसी कल्चर्स इन द सिटी? फर्स्ट ऑप्शन वाज द लेस फिजिकल लेबर, सीधा ही एलिमिनेट हो रहा है। गॉसिपिंग्स, गॉसिपिंग्स क्या होते हैं? गॉसिपिंग्स होती है कि एक दूसरे से बात करना, जैसे महिलाएं बात करती होती हैं, जेंट्स बात करते हैं, एक दूसरे को कोई भी चीज़ बताना, आस पड़ोस में जैसे बैठ कर बातें करते हैं, तो हम गॉसिपिंग्स। तो गॉसिपिंग इज नॉट हियर। मल्टीमीडिया एंड मोर वर्कलोड। देखिए मोर वर्कलोड भी कभी भी क्या हुआ, एक जो क्विक, एक जो फास्ट एक कम्युनिकेशन है वो नहीं ला सकता। द करेक्ट आंसर इज मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया मींस जैसे टेलीविजन हो गया, ठीक है, और पीपीटीज होगी, वीडियोस होगी, देयर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स जो मल्टीमीडिया के अंदर आती है। तो मल्टीमीडिया इज द करेक्ट आंसर। 40 इज इन कम्युनिकेशन द टर्म ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन होती है अंगूर की बेल, है ना, ग्रेप वाइन। तो ग्रेप वाइन कैसी होती है? ग्रेप वाइन में क्या होता है? ग्रेप वाइन ऐसे होती है कि एक जड़ चलती है और उससे बहुत सारी जड़ें ऐसे निकल रही होती हैं। तो कम्युनिकेशन की यदि हम बात करें, कम्युनिकेशन में ग्रेप वाइन का यूज होता है हमेशा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए। देखिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होते हैं? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन वेयर लाइक अगर हम ऑफिसेज की बात करें, अगर मान लो जैसे गूगल का ऑफिस है, हेड ऑफिस है और बहुत सारे अगर मान लो उसके सब ऑफिसेज हैं, तो उसमें क्या होता है जितने भी लोग होते हैं एक दूसरे को नहीं जानते, बट ऑनलाइन या यदि टेलीफोनिकली इफ दे वांट टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन दे कैन गेट और टेक और दे कैन ऑल्सो गिव द इंफॉर्मेशन। अब क्या हुआ कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ग्रेप वाइन का मतलब, ग्रेप वाइन का यूज होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि हमें इसमें इंफॉर्मेशन का सोर्स पता नहीं होता है कि इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है। इज इट क्लियर? सो दैट्स व्हाई जो ग्रेप वाइन है, ग्रेप वाइन वर्ड इज यूज्ड फॉर द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ये थे हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स के 5 क्वेश्चंस। एक बार फिर से हम नजर मार लेते हैं इसके ऊपर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 35 का था ए, 36 का again it's a transmitter, and question number 37 का it was internal dialogue, question number 38 का it was icebreaker, question number 39 का it was multimedia, and question number 40 का it was the informal communication। अब इसके बाद था English grammar and applied part। अब देखिए इंग्लिश ग्रामर एंड अप्लाइड पार्ट यदि हम बात करें, जो क्लास में जितने भी क्लास नोट्स थे या क्लास में जितना भी करवाया था इंग्लिश की क्लास में, सब 99% वो सब चीजें आ रखी हैं। ये सारी चीजें क्लास में करवाई जाती हैं, इनफैक्ट मैंने खुद करवाई हुई हैं क्लासेस में। फर्स्ट क्वेश्चन इज नोबडी कैन डैश द वेदर। इट्स वेरी इजी। वेदर, देखो हमने एक वर्ड होता है वेदर फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग। तो वेदर फोरकास्टिंग, तो फोरकास्ट देखिए स्पेलिंग गलत है इसकी FORCASTE ये भी गलत है। और अब देखिए हमारे पास बचे फोरकास्ट एंड फोरकास्टेड। अब फोरकास्ट और फोरकास्टेड, फोरकास्ट क्या है? एक वर्ब है, फोरकास्ट, फोरकास्टेड, फोरकास्टेड, फोरकास्टिंग एंड फोरकास्ट्स। द करेक्ट स्पेलिंग्स ऑफ फोरकास्ट्स आर FORECAST, फोरकास्ट, एंड दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ फोरकास्ट, फोरकास्टेड। अब यहां पर यदि मान लो कोई एक एस्पिरेंट है जो 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो रहा है कि फोरकास्ट होगा या फोरकास्टेड, मान लो उसको ये पता है कि ये स्पेलिंग भी नहीं है, ये भी नहीं है, स्पेलिंग ये है परंतु यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, तो कौन से लगेगी? अब देखिए कैन, कैन क्या है? कैन हमारे पास एक मॉडल वर्ब है
और आपको पता है कि मॉडल वर्ब के बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं. जब मैंने आपको मोडाइल्स करवाए थे क्लास में, देन आई टोल्ड दैट मोडाइल वर्ब इज ऑलवेज फॉलोड बाय द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. तो हियर वी कैन से दैट नोबडी कैन फोरकास्ट द वेदर एक्यूरेटली. सो द करेक्ट आंसर इज सी. नेक्स्ट, डू नॉट लीन डैश द वॉल. जब व्हेन आई टॉट द प्रेपोजिशन चैप्टर, देखिए यह है प्रेपोजिशन से, प्रेपोजिशंस जब मैंने करवाई थी तो बहुत बार सो मेनी टाइम्स आई गेव द एग्जांपल ऑफ दिल्ली मेट्रो. मैं नोट्स में भी ये चीज लिखवाई थी कि लीन का मतलब होता है किसी भी चीज के सहारे खड़े होना. जैसे अब मैं इस लेक्चर स्टैंड के सहारे खड़ा हुआ हूं, तो दिस इज लीन. लीन के साथ हमेशा अगेंस्ट वर्ड का यूज होता है. लीन अगेंस्ट समथिंग, लीन अगेंस्ट समथिंग. यदि हम दिल्ली मेट्रो में जाते हैं तो बोलते हैं कि डू नॉट लीन अगेंस्ट द डोर विल ओपन ऑन द लेफ्ट साइड, नेक्स्ट स्टेशन इज द्वारका एंड ऑल. सो लीन के साथ हमेशा ही अगेंस्ट प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है. हियर ना तो फॉर लगेगा, ना बाय लगेगा, ना एट लगेगा. द करेक्ट आंसर इज अगेंस्ट. डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल, डू नॉट लीन अगेंस्ट द डोर, डू नॉट लीन अगेंस्ट द पोल, द चेयर, एटसेट्रा एटसेट्रा. So 43rd question is, a person who has suddenly risen from low rank to wealth and importance is. One word substitution. Options were outsmart, kickstart, jumpstart, upstart. देखिए outsmart तो वो होता है a person who is very clever, धूर्त, मूर्ख, चालाक. तो ये वर्ड तो यहां पर नहीं आएगा. किक स्टार्ट होता है, किक स्टार्ट होता है जब अपना मोटिव पूरा करने के लिए एकदम से हम किसी भी चीज को स्टार्ट करते होते हैं. जैसे हम एक तो मीनिंग होता है जैसे बाइक को हम किक से स्टार्ट करते हैं. एक चीज होती है कोई चीज रुकी हुई है उसको इमीडिएटली हमने स्टार्ट कर दिया, तो उस वहां पर ऐसी सिचुएशंस के लिए हम किक स्टार्ट वर्ड का यूज करते हैं. अगला है जंप स्टार्ट. जंप स्टार्ट का हिंदी मतलब धक्का स्टार्ट. जैसे मतलब गाड़ी खड़ी हुई है, अगर हम उसको धक्का स्टार्ट करें तो ही वाज जंप स्टार्ट, इट्स कॉल्ड जंप स्टार्ट. एंड द करेक्ट आंसर इज अप स्टार्ट. अप स्टार्ट क्या होता है? अप स्टार्ट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे मीन्स अ पर्सन हु हैज सडनली राइजन फ्रॉम लो रैंक टू वेल्थ एंड इंपॉर्टेंस, उसको हम बोलते हैं अप स्टार्ट. द नेक्स्ट वन इज योर, दिस इज द डैश पास्ता आई हैव एवर ईटन. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एडजेक्टिव्स. हाँ जी, एडजेक्टिव्स का कॉन्सेप्ट है. अब हम यहां पर हम बात कर रहे हैं द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव्स. दिस इज अब टेस्टी होता है, टेस्टी, टेस्टियर, टेस्टीएस्ट, टेस्टी, टेस्टियर, टेस्टीएस्ट. सो देखो टेस्टी के साथ कभी मोर टेस्टी. अब देखो ये मोर टेस्टीएस्ट. अब मैंने आपको जब एडजेक्टिव्स करवाए थे या जब भी हम एडजेक्टिव्स करते हैं देन वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर, या हमने पढ़ा हुआ है कि मोर का प्रयोग हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले नहीं करते, तो ये तो वैसे ही चली गई. अगला है मोस्ट टेस्टीएस्ट. एक और चीज हमने पढ़ी थी, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके साथ कभी ना तो मोर का प्रयोग होता है और ना ही मोस्ट का प्रयोग होता है. दिस इज प्रूव्ड टेस्टी, ये भी यहां पर नहीं आएगा. द करेक्ट आंसर इज टेस्टीएस्ट. दिस इज द टेस्टीएस्ट पास्ता आई हैव एवर ईटन. हियर वी विल यूज द सुपरलेटिव डिग्री. और देखिए दिस इज द इज द डेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल ने एक बात बता दी थी कि यहां पर ना तो पॉजिटिव डिग्री आएगी और ना ही कंपैरेटिव डिग्री आएगी, यहां पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा. एंड टेस्टीएस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री. और इस बात का भी हम जब हम रूल्स पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द का प्रयोग होता है. इट इज द हाईएस्ट पॉइंट, इट इज द कूलेस्ट प्लेस, इट इज द ही वाज द ग्रेटेस्ट रूलर. सो द करेक्ट आंसर इज यहां पर 42 में इट वाज बी, इट वाज द अपस्टार्ट and it was the tastiest. So next question is my friend and his father. हाँ जी, tenses का present indefinite की बात हो रही है. Present indefinite. My friend and his father. दो हो गई, means plural की बात हम कर रहे हैं. और plural के लिए मैंने आपको बताया था कि I, we, they, यू, या कोई भी चीज यदि हमारे पास प्लूरल हो, प्लूरल नाउन हो, तो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं. उसके साथ हम एस और ई एस का प्रयोग नहीं करते.
अगर आपको रूल्स याद है तो सीधा ही हमारे पास यहाँ पे गो के ऊपर जा रहा है, परंतु अब गोज नहीं आएगा क्योंकि गोज का जो प्रयोग है वो हम सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं, तो हमारे पास नाउन क्या है यहाँ पर, सिंगुलर नहीं है। क्लियर। अब नेक्स्ट है वेंट। वेंट का प्रयोग यहाँ पर नहीं हो सकता बिकॉज वेंट क्या है, पास्ट है। पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग हम तभी करते हैं जब हमें पास्ट का कोई टाइम, कोई डेट, कोई ईयर, कोई इवेंट मेंशन किया हो तो हम वेंट का प्रयोग करते हैं। अब शैल गो का प्रयोग भी नहीं होगा। शैल गो का प्रयोग ऑफन है। ऑफन ने ये बता दिया कि वो जनरली वो जाते हैं, और ऑफन का प्रयोग हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही करते हैं। सो यहां पर द करेक्ट आंसर विल बी गो। माई फ्रेंड एंड हिज फादर ऑफन गो टू इंग्लैंड। नेक्स्ट इज इन टूडेज न्यूज़पेपर I have read about a dash where one man murdered his brother। जब मैंने मर्डर केस करवाए थे, ये वाले जो जब हम लिखते हैं या जब हम पढ़ते हैं इन सारे केसेस को, ये एक लिस्ट है। खुद का होता है सुइसाइड, अपने लिए हम वर्ड यूज करते हैं सुइसाइड। अब यहाँ पे ऑप्शन थी पेट्रीसाइड। देख पेट्री इज रिलेटेड टू, हम बोलते हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी। पेट्रियार्कल एंड मेट्रियार्कल हम वर्ड्स यूज करते हैं। पेट्रियार्कल सोसाइटी क्या होती है, पेट्रियार्कल सोसाइटी वो होती है जहां पर फादर इज डोमिनेंट, या फादर का जहां पर बोलबाला चलता है, या फादर की ही सारी बातें मानी जाती हैं। ऐसी सोसाइटीज विच आर फादर ओरिएंटेड, मेल ओरिएंटेड, है ना, उसको बोलते हैं पेट्रियार्कल। तो पेट्रीसाइड यूज होता है फादर के लिए। रेगिसाइड होता है यदि कोई राजा का, यदि कोई किंग का मर्डर कर दे उसको बोलते हैं रेगिसाइड। होमोसाइड होता है अपनी जैसी किसी प्रजाति का, अपनी जो प्रजाति होती है अगर हम उसका मर्डर कर दे तो क्या किया, होमोसाइड किया। और देखिए फ्रेट्रीसाइड का यूज होता है भाई के मर्डर के लिए। जब कोई अपने भाई का मर्डर कर दे तो उसको हम बोलते हैं फ्रेट्रीसाइड। तो यहां पर करेक्ट आंसर वाज डी। अगर इसको देखिए शॉर्टकट इसका याद रखने का, फ्रेटर्निटी क्या होता है, भाईचारा, फ्रेटर्निटी। तो क्या हुआ, फ्रेट्रीसाइड होता है, भाई का सोरेरोसाइड होता है, बहन का मैट्रीसाइड होता है, माता का जेनोसाइड होता है, मर्डर ऑफ पब्लिक, जब पब्लिक का हम मर्डर कर दे तो उसको बोलते हैं जेनोसाइड। क्लियर। सो यहां पे द करेक्ट आंसर वाज फ्रेट्रीसाइड। नेक्स्ट इज आई एम टायर्ड बिकॉज आई डैश माई डांसिंग सिंस मॉर्निंग विदाउट अ ब्रेक। हाँ जी, अब क्या हुआ, सिंस और फॉर ने ये बताया कि इट इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब सिंस और फॉर हमें ये बताता है कि ये क्या है, कौन सा टेंस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब नीचे देखिए, अगर हम देखें तो हैव का प्रयोग किया गया है, एम का प्रयोग किया है, हैव का, तो मतलब प्रेजेंट की बात की है। और जब हमने सेंटेंस पढ़ा तो इसने यहीं से शो कर दिया कि ये प्रेजेंट है, तो हम किस चीज का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। प्रेजेंट परफेक्ट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज ओब्लिक हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस टाइम। तो यहां पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, हैज, आई है, आई के साथ क्या लगता है, हैव के साथ क्या लगेगा, बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग माई डांसिंग सिंस मॉर्निंग विदाउट अ ब्रेक। आई एम प्रैक्टिसिंग नहीं होगा, आई हैव। एक और चीज आप यहां देख सकते हो, अब देखिए आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग, अब देखिए जिसको नहीं है पता, कम से कम स्पेलिंग्स तो हम देख सकते हैं। यहां पे प्रैक्टिसिंग के स्पेलिंग आई हैव बीन PRACTISING लिखे, विच इज रॉन्ग। प्रैक्टिस के स्पेलिंग CE होता है, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए अगर आपको स्पेलिंग्स पता है प्रैक्टिस के तो S जहां पे लिखा हुआ है वो तो ऑटोमेटिकली ही एलिमिनेट होगा, A और C ऑप्शन तो गए। इज इट क्लियर। और जल्दी में समटाइम्स क्या होता है कि अब हमने देखो आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग है, अब कुछ लोगों ने ना तो ये भी नहीं देखा होगा, एस फटाफट देखा और ऑप्शन लगा दी। तो यहां पे क्या होता है, ध्यान से थोड़ा पढ़ना होता है कि प्रैक्टिसिंग के स्पेलिंग PRACTICI, आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग माई डांसिंग सिंस मॉर्निंग विदाउट अ ब्रेक, इट वॉज द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे डैश फॉर हर सिंस मॉर्निंग। अगेन देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस
कि 2 क्वेश्चंस आगे साथ साथ ही, और टेंसेस से 3 क्वेश्चंस हैं, सबसे पहला क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन ये। तो अगेन सिंस है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग होगा, क्लियर। सो दे वर वेटिंग तो नहीं आएगा, दे आर वेटिंग भी नहीं आएगा, दे वेट भी नहीं आएगा, दे हैव बीन वेटिंग फॉर हर सिंस मॉर्निंग, वो उसके लिए सुबह से इंतजार कर रहे हैं। अगला है 49 क्वेश्चन, अजय कुक्स कमा वॉशेज यूटेंसिल्स डज हिज होमवर्क एंड डैश। फर्स्ट ऑप्शन इज रिलैक्सिंग दैन, दैन का मतलब होता है की अपेक्षा, ठीक है जी। तो ये तो ऑटोमेटिकली ही कट गया, अगर देन होता तो भी आप कंफ्यूज हो सकते कि THEN लिखा हुआ देन, तो ये तो ऑटोमेटिकली ही एलिमिनेट हो गया। अगला है देन रिलैक्सिंग, यहां पे भी देन का प्रयोग हुआ, अब 2 तो एलिमिनेट हो गए, क्लियर। अब एक है देन रिलैक्सिंग एंड देन रिलैक्सेस। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स पढ़ते हैं तब हम ये कहते हैं कि यदि 2 से ज्यादा टास्क प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक साथ हो, यदि प्रेजेंट में 2 से ज्यादा टास्क एक साथ हो रहे हैं तो हम सब हर टास्क में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही प्रयोग करेंगे। अजय कुक्स washes utensils, does his homework and then relaxes, and then relaxes. Is it clear? So the correct answer is C. The 50th and the last question is, hoping not to be disturbed, I relaxed in my easy chair to read the book dash. हाँ जी, I won in a competition past indefinite, I had won in a competition past perfect, I have won in competition present perfect, I had to win, I had to win। अब to win, I had to win, इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है यहां पर। इज इट क्लियर? अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट जब हम करते हैं तो रूल होता है कि जब पास्ट के 2 एक्शंस एक साथ हों तो ऐसा एक्शंस जो पहले होता है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। हाँ जी, होपिंग नॉट टू बी डिस्टर्ब्ड, ये तो एक अलग फ्रेज है, सेंटेंस यहां से स्टार्ट था। आई रिलैक्स्ड इन माई इजी चेयर टू रीड द बुक, आई हैड वन इन अ कॉम्पिटिशन। अब देखिए 2 एक्शंस एक साथ हुए, एक तो मैं आई रिलैक्स्ड इन माई इजी चेयर, मैंने अपनी चेयर के ऊपर रिलैक्स किया और वो बुक पढ़ी जो मैंने कंपटीशन में जीती थी। अब देखिए मैंने रिलैक्स पहले किया या मैंने कंपटीशन में बुक पहले जीती थी, तो मैंने वो बुक पढ़ी जो मैंने कंपटीशन में पहले जीती थी। मींस इस बुक को मैं पहले ही जीत चुका था, ये एक्शन पहले ही हो चुका था। तो रूल ये होता है कि पास्ट में जब 2 एक्शंस एक साथ हों तो ऐसा एक्शन जो पहले हो चुका होता है उसमें हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे बहुत ही फेमस एक सेंटेंस है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, हम सब पढ़ते आए हैं। तो पहले डॉक्टर आया या रोगी की डेथ हुई? पहले रोगी की डेथ हुई, तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, या द बिफोर द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो मैंने रिलैक्स बाद में किया और ये जो बुक थी ये बुक मैं पहले ही कंपटीशन में जीत चुका था। So here we can say that hoping not to be disturbed, I relaxed in my easy chair to read the book I had won in a competition. Clear? So the correct option is B. एक बार फिर से हम नजर घुमा लेते हैं इंग्लिश ग्रामर के ऊपर जल्दी से। Yes. इसका था nobody can forecast, ऑप्शन C, yes, ऑप्शन B, ऑप्शन D, ऑप्शन A 44 का, एंड 45 का ऑप्शन बी ऑफन गो, एंड 46 का दिस इज फ्रेट्रिसाइड, ब्रदर का मर्डर, इसमें आएगा आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग ऑप्शन डी, एंड इसमें आएगा दे हैव बीन वेटिंग ऑप्शन डी, अजय कुक्स एंड देन रिलैक्सेस एंड ऑप्शन बी। सो दिस इज योर कम्युनिकेशन एंड इंग्लिश पार्ट। तो इसमें से आप देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर
सर 31 से लेकर 50 तक हमारे पास जो 20 क्वेश्चंस थे वो कम्युनिकेशन एंड इंग्लिश से आए थे। और देखिए जिन लोगों का ये पार्ट स्ट्रांग था उनके लिए सी सेट बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि इस बार का जो सी सेट है बाकी वाले जो क्वेश्चंस थे ट्रिग्नोमेट्री थी, है ना, और ज्योमेट्री थी, डेप्थ में कॉन्सेप्ट्स को पूछा हुआ था। क्लियर? सो जिसके लिए जिसकी इंग्लिश पार्ट जिसका स्ट्रांग है उसके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। और ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि वन गो में आप इन सब चीज़ों को कर सकते हो कि एक बार आपने पढ़ा और उसके बाद आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस वर द होल डिस्कशंस। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। क्लियर? एंड थैंक यू।